बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। बेटा हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर का चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें कल हमने सिस्टम बसेस देखी थी और स्टार्ट में जब हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बेसिक कंपोनेंट पढ़े थे तो हमने देखा था उसमें एक प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसके दो पार्ट्स ALU और CPU होते हैं। सबसे पहले हमने वो किए। फिर हम नेक्स्ट आए, हमने देखा उसका एक पार्ट मेमोरी होता है। मेमोरीज ऑफ टू टाइप्स, रैम एंड रोम, हमने वो की। थर्ड हमने उसका कंपोनेंट पढ़ा था बसेस, बसेस किया। और फिर हमने उसका एक कंपोनेंट पढ़ा था इनपुट आउटपुट यूनिट। टुडे वी आर गोइंग टू कवर दैट इनपुट आउटपुट यूनिट। इनपुट आउटपुट यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। हमारे पास बहुत सारे इनपुट और आउटपुट के डिवाइसेस अवेलेबल होते हैं, लाइक कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है। ये सारे हम इनपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली आउटपुट के लिए भी हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑप्शन लाइक मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये अवेलेबल होती है। ये वैरायटी ऑफ डिवाइसेस हैं, इनकी मुख्तलिफ स्पीड्स हैं, इनके काम करने का मुख्तलिफ तरीक़ाकार है। इनमें से हर डिवाइस डाटा फॉर्मेट को मुख्तलिफ तरह से यूज़ करता है। इन सारे डिफरेंस की वजह से इन सारे डिवाइसेस को डायरेक्टली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से या डायरेक्टली इनको सिस्टम बस से कनेक्ट करना वाज नॉट अ सेंसिबल ऑप्शन। क्योंकि अगर हम CPU पे छोड़ते हैं कि वो इन सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करे तो ये CPU का बहुत सारा टाइम इसमें वेस्ट होगा और सिस्टम बस की बहुत सारी कैपेसिटी को ये वेस्ट करेंगे। इन सारी डिफ़िकल्टीज़ से बचने के लिए हमने क्या किया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर बनाने वालों ने एक स्पेशल हार्डवेयर कंपोनेंट नेम्ड इनपुट आउटपुट यूनिट यूज़ किया। अब बस के साथ सिर्फ इनपुट आउटपुट यूनिट कनेक्ट होगा। मतलब क्या कि हमारे पास बहुत सारे जो इनपुट डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के साथ हम अटैच तो कर सकते हैं, लेकिन अब हमने पढ़ा था कि डेटा बस इस्तेमाल होगी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी मतलब रैम के दरमियान डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इनपुट आउटपुट जो हमारे पास बसेस होंगी वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होंगी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ, बल्कि वो इनपुट आउटपुट यूनिट के साथ कनेक्टेड होंगी। और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो इनपुट आउटपुट यूनिट के ज़रिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इनपुट आउटपुट यूनिट के ज़रिए प्रोसेसर और बस के साथ कनेक्ट करेंगे। सिस्टम पे आप अपनी एक पिक्चर देख सकती हैं। CPU है, रैम है एंड इनपुट आउटपुट यूनिट है। ये IO यूनिट को जाहिर करता है। डाटा बस है, एड्रेस बस है। CPU ने कम्युनिकेट करना हो इनपुट आउटपुट से या रैम ने, वो इनपुट आउटपुट यूनिट से कनेक्ट करेगा। अब इनपुट आउटपुट यूनिट जो है उसका काम होगा कि वो डिफरेंट डिवाइसेस की जो स्पीड्स हैं वो जिस डाटा फॉर्मेट से डील करते हैं उन सबको वो कंट्रोल करे। सही हो गया। होपफुली आपको समझ आ गई होगी इस बात की कि इनपुट आउटपुट यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए, फॉर डीलिंग विद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड फॉर ट्रांसफरिंग द डाटा थ्रू द बसेस टू रैम और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आगे जो है हमारे पास इनपुट आउटपुट यूनिट के बेसिक काम क्या क्या हुए। ये डिफरेंट डिवाइसेस जो भी इसके साथ अटैच होते हैं उनकी स्टेट्स को कवर करता है और स्पीड डिफरेंस जो है डिफरेंट डिवाइसेस के उनसे डील करता है। ये उसके बेसिकली दो काम हो गए। दो तरीके हैं हमारे पास फर्दर ट्रांसफ़र करने के डाटा फ्रॉम द पेरिफेरल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कलेक्टिवली आर कॉल्ड पेरिफेरल इनटू द कंप्यूटर। एक हमारे पास है इंटरप्ट, ठीक है, और सेकंड है DMA। इंटरप्ट में क्या होता है कि जब भी आप अब आपने दो बातें, एक बात जहन में रखनी है, वो बात यह है कि प्रोसेसर और रैम बोथ आर कंसीडर्ड एन एक्सपेंसिव प्रीशियस रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर को ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है कि प्रोसेसर और रैम का कम अज़ कम टाइम जिस इन्वॉल्व हो, प्रोसेसर का कम अज़ कम टाइम लगे। हम प्रोसेसर को फजूल की एक्टिविटीज़ में इंगेज नहीं करते। सिस्टम का आर्किटेक्चर इंतहाई बुरा कंसीडर किया जाता है कि अगर आपका प्रोसेसर वेटिंग कंडीशन में खड़ा रहे। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थोड़े से स्लो होते हैं और प्रोसेसर आपका थोड़ा सा फास्ट होता है। तो इंटरप्ट में क्या होता है
कि प्रोसेसर कमांड इशू कर देता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को फॉर टेकिंग द इनपुट और फॉर गिविंग द सम सॉर्ट ऑफ आउटपुट, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को जब भी प्रोसेसर का टाइम चाहिए होता है और वो रेडी हो जाती हैं, मतलब अपना सारा काम, ये नहीं कि वो प्रोसेसर को ने आउटपुट देनी है तो वो उसके बाद उनको कॉल भेजे आउटपुट के लिए, और उसके बाद जब तक आपका प्रिंटर रेडी हो रहा है या जब तक आपका मॉनिटर रेडी हो रहा है प्रोसेसर वेट करता रहे। प्रोसेसर कि इसके बाद जो भी असाइनमेंट होगी, अगर कोई और काम उसके ज़ुम्मे है तो वो उसमें मशगूल हो जाएगा। जब वो डिवाइस इनपुट आउटपुट रेडी हो जाएगा तो वो एक इंटरप्ट सिग्नल जनरेट करेंगे। जैसे ही वो सिग्नल पहुंचेगा प्रोसेसर के पास तो अपनी सारी प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर देगा, सस्पेंड कर देगा और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करेगा। लेकिन इस स्कीम में मसला यह था कि ओवरऑल परफॉर्मेंस सिस्टम की इससे कम हो जाती है। मैकेनिज़्म क्या है कि जब भी इनपुट आउटपुट डिवाइस रेडी होगा फॉर टेकिंग द इनपुट और फॉर गिविंग द आउटपुट, तो वो एक इंटरप्ट जनरेट करेगा। एज सुन एज द इंटरप्ट विल रीच टू द प्रोसेसर इट विल सस्पेंड ऑल इट्स एक्टिविटीज़ एंड विल रिस्पॉन्ड टू द इनपुट आउटपुट डिवाइस अकॉर्डिंगली। ये ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेसर को रिड्यूस कर देती है। सेकंड है हमारे पास डीएम में एडवांटेजेस इंटरप्ट्स के यही हैं कि कोई एडिशनल हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं होती, सिंपलर टेक्निक है इम्प्लीमेंट करने के लिए। और डिसएडवांटेज यही है कि जितनी देर में कम्युनिकेट कर रहा है इसके साथ ऑल अदर एक्टिविटीज़ रुक जाती हैं। सेकंड हमारे पास है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएम में। ये हम एक स्पेशल हार्डवेयर कंपोनेंट इस्तेमाल करती है डीएमए कंट्रोलर। इंटरप्ट स्कीम में हमें किसी स्पेशल हार्डवेयर कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं होती। इसमें डाटा मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान जो कन्वर्जन है उसमें सीपीयू इन्वॉल्व नहीं होता। प्रोसेसर इनपुट आउटपुट कमांड इशू करता है जब डाटा ट्रांसफ़र रिक्वायर्ड होता है, उसके बाद कमांड इशू करने के बाद वो अपना काम करता रहता है। डाटा जो है मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान डायरेक्टली मूव होता है। जब वो डाटा ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाता है तो वो सिग्नल एक इशू कर दिया जाता है प्रोसेसर को। ये स्कीम जो है ये पैरेलल परफॉर्मेंस को इंश्योर करती है। मतलब इसका एडवांटेज क्या थे? एडवांटेज इस स्कीम का यही है कि सीपीयू की ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, क्योंकि सीपीयू को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की कंप्लीशन का वेट नहीं करना पड़ता। जितनी देर में डाटा रैम में ट्रांसफ़र हो रहा है उतनी देर में सीपीयू किसी भी और पॉजिटिव एक्टिविटी में, किसी भी और प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व हो सकता है। डिसएडवांटेज ये है कि बहुत कम्प्लेक्स है, इसके लिए एक स्पेशल हार्डवेयर की ज़रूरत आपको पड़ती है। तो ये दोनों टेक्निक होगी इंटरप्ट एंड डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की। डाटा ट्रांसफ़र फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी कैसे होता है? ये एड्रेस बस और डाटा बस को इस्तेमाल करके होता है। कल भी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले सीपीयू क्या करेगा कि मेन मेमोरी का वो एड्रेस जिस पे उसने डाटा को ट्रांसफ़र करना है, राइट करना है, वो एड्रेस बस पे लिखेगा। उसके बाद मेन मेमोरी एड्रेस देखेगी वहाँ से और डाटा बस पे उसके बाद सीपीयू डाटा भेजेगा और उस एड्रेस पे डाटा लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने करना है वो है सीपीयू रजिस्टर। अब आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर से आपकी इतनी वाकफियत होगी कि हमारे पास सीपीयू रैम से डाटा उठाता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है, रैम में स्टोर करता है। मेन मेमोरी आपका कंप्यूटर में स्टोर होता है और मेन मेमोरी हमारी कंटीजियस का मतलब होता है साथ साथ मेमोरी लोकेशन पे मुश्तमिल है, और जब भी कोई काम करना होता है तो वो मेमोरी में लोड होता है। अब सम टाइम कुछ इंटरमीडिएटरी रिज़ल्ट्स होते हैं, सम टाइम कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बार बार चाहिए होती हैं। तो बार बार जो सीपीयू मेमोरी से चीज़ें उठाता है, डाटा उठाता है, तो ये चीज़ सिस्टम की परफॉर्मेंस को थोड़ा स्लो कर देती थी। तो इसका हल ये ढूंढा गया कि विद इन सीपीयू के अपने अंदर एक कोई छोटी सी मेमोरी लोकेशन होनी चाहिए। जैसे कोई कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसका 2-3 स्टेप्स में रिज़ल्ट निकलते हैं, तो पहले स्टेप का रिज़ल्ट जैसे आपने सेव करना है
या आप ये देखें कि CPU एक काम कर रहा है, और अभी हम इंटरप्ट में भी जैसे पढ़ रहे थे, इंटरप्ट जैसे ही जनरेट होती है CPU जो काम कर रहा होगा उसका स्टेटस उसको कहीं सेव करना है, ठीक है, उसका स्टेटस उसको कहीं सेव करना है, फिर नया काम शुरू करना है ताकि उसके स्टेटस को वो वहीं से रिज्यूम करें। तो अगर ये सारी चीज़ें इंटरमीडिएटरी रिज़ल्ट हैं, सस्पेंडेड ऑपरेशंस का स्टेटस है, नई इंस्ट्रक्शन का पॉइंटर है, ये सारी चीज़ें अगर CPU रैम में सेव करेगा और बार बार रैम से उठाएगा तो सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। तो देयर शुड बी अ स्मॉल मेमोरी एरिया इनसाइड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिससे CPU उसी जगह से डाटा को उठा सके। तो ये जो है ये चीज़ हमारे पास, ये स्पेशल मेमोरी एरिया कहलाता है रजिस्टर, ठीक है, ये कहलाता है हमारे पास रजिस्टर। मुख्तलिफ़ तरह के रजिस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, 2-4 बाइट्स के छोटे से रजिस्टर होते हैं, हर रजिस्टर का अपना पर्पस होता है CPU में। तो अगर हमें रजिस्टर को डिफ़ाइन करना हो तो वी में से रजिस्टर इज़ अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड द सिस्टम यूनिट। हम इसमें डाटा और इंस्ट्रक्शन को टेम्परेरीली सेव करते हैं। रजिस्टर का साइज़ के मुताबिक हम उसमें डाटा सेव कर सकते हैं, 1, 2, 4 मैक्सिमम 8 बाइट्स तक के रजिस्टर होते हैं। जितने रजिस्टर्स हमारे पास बड़े और ज़्यादा होंगे CPU की परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स उतनी ही बढ़ जाएगी। हमारे पास कुछ स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल PC या प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। इसका क्या काम है कि हमने साइकिल पढ़ा था कि CPU कैसे काम करता है। CPU जो भी इंस्ट्रक्शन होती है सबसे पहले वो फैच करता है, कंट्रोल यूनिट उसको डिकोड करता है, मतलब समझता है कि इस इंस्ट्रक्शन में क्या करने के लिए कहा गया हो, और फिर ALU उसको एग्जीक्यूट करता है। तो प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस होता है उस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जिसको हमने फैच करना है, खींचना है। जैसे ही कोई इंस्ट्रक्शन हम फैच कर लेते हैं प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में वैल्यू बदल जाती है। अब प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर के पास उससे अगली इंस्ट्रक्शंस जिसको आपने फैच करना है और एग्जीक्यूट करना है उसका एड्रेस सर्व हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन को फैच करने के बाद हमने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रखना है। प्रोग्राम काउंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन दैट इज़ टू बी फैच्ड एंड आफ्टर फैचिंग द इंस्ट्रक्शंस हम उस इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में सेव करेंगे। और उसके बाद क्या है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में हम सेव करेंगे उस मेमोरी, कोई भी डाटा मेमोरी में सेव करना है और डाटा मेमोरी से पढ़ना है तो उसका एड्रेस मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के पास होगा। फिर डाटा जो भी मेमोरी से आ रहा है और मेमोरी को जा रहा है उसका एड्रेस मेमोरी बफर रजिस्टर में सेव होगा। डाटा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में एड्रेस सेव होगा, मेमोरी बफर रजिस्टर में वो डाटा सेव होगा। फिर स्टैक पॉइंटर है, तो स्टैक पॉइंटर जो है वो समझने से पहले आप ये देखें कि आप स्टैक का आपको पता होना चाहिए। स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड स्टैक। स्टैक का क्या मतलब है कि आप के पास जैसे कोई भी बर्तन है उसमें आप चीज़ें डाली जाओ और जब फैच करने लगो तो आप जो लास्ट आपने इन की थी वो फर्स्ट आउट होगी, मतलब वो सबसे ऊपर ऊपर पड़ी भी होगी। फिर हमारे पास इसके अलावा स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में हमारे पास मेमोरी लोकेशंस को हम सेव करते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट के आर्डर में। जो टॉप ऑफ द स्टैक पे डाटा होगा वो सबसे पहले रिट्रीव होगा। हमारे पास इसके अलावा डिफरेंट जनरल पर्पस रजिस्टर भी हैं। ये मुख्तलिफ लॉजिकल और मैथमेटिकल ऑपरेशंस में यूज़ होते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर में हमारे पास अकोमोलेटर रजिस्टर हैं अरिथमेटिक और डाटा ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। बेस रजिस्टर है हमारे पास। बेस रजिस्टर अरिथमेटिक और डाटा मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। काउंटर रजिस्टर हैं, काउंटिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। डाटा रजिस्टर हैं, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। 1 से लेकर 4 बाइट्स इन रजिस्टर, ये रजिस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, 1 से लेकर 4 बाइट। अच्छा, उस 1 से लेकर 4 बाइट्स में भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे अगर रजिस्टर का नाम है AX और उसके पास है 4 बाइट्स, तो हम उसके लोअर एंड को बोलेंगे AL, मतलब 2 बाइट्स AL, और अपर आर्डर की 2 बाइट्स को बोलेंगे AH। इसी तरह से अगर हमारे पास हम कोई स्पेशल पर्पस रजिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं BX,
तो उसके लोअर पार्ट को बोलेंगे BL और हायर ऑर्डर पार्ट को BH। सिमिलर इज़ द केस विद CX एंड DX, जिसके दोनों पार्ट्स को हम CL DL और अपर पार्ट्स को CH DL कह सकते हैं। इसमें जो हम इस्तेमाल करते हैं इनको, A स्टैंड्स फॉर अकोमोलेटर रजिस्टर, B स्टैंड्स फॉर बेस रजिस्टर, C स्टैंड्स फॉर काउंटर रजिस्टर एंड D स्टैंड्स फॉर डाटा रजिस्टर। तो अकोमोलेटर को अरिथमेटिक और डाटा ऑपरेशन के लिए, बेस रजिस्टर को अरिथमेटिक और डाटा मूवमेंट के लिए, काउंटर रजिस्टर को काउंटिंग पर्पसेस के लिए और डाटा रजिस्टर को हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन और उनके रिजल्ट्स को सेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब स्क्रीन पे आप रजिस्टर्स को देख सकते हैं। EAX है तो ये एक्सटेंडेड है। AX क्या है? AX AL और AH पे मुश्तमिल है। ये उसको भी एक्सटेंड कर दिया, मतलब 2 बाइट्स मज़ीद बढ़ा दी हैं फॉर इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ CU। तो अब हमारा जो है वो 4 बाइट्स पे मुश्तमिल रजिस्टर है। पहली लोअर बिट AL है, हायर बिट AH है और 2 एक्स्ट्रा बिट E, मतलब एक्सटेंडेड बिट्स के कैटेगरी में आती हैं। ये सारे के सारे दिए हुए हैं। इसमें हमारे पास अकोमोलेटर, बेस, काउंटर और डाटा रजिस्टर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। उसके बाद एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर कि हमने देखना है कि डिफरेंट सार्ट के हमारे पास एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर इस्तेमाल होते हैं। डिफरेंट तरह के हमारे पास इस्तेमाल होते हैं एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर। हमारे पास सेगमेंट इज़ अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी। तो हमारे पास क्या काम है एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर का कि दीज आर यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड। तो एड्रेस रजिस्टर ने क्या करना है, जो मेमोरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है उसका एड्रेस सेव करना है। 4 एड्रेस सेगमेंट रजिस्टर होते हैं हमारे पास, CS, DS, ES एंड SS। CS stands for code segment. It stores the base location of all executable instruction. ठीक है। बेस लोकेशन का क्या मतलब होता है? देखिए, हमने कहा कि हमारी मेमोरी जो है वो कंटीजियस मेमोरी ब्लॉक्स पे मुश्तमिल है। ठीक है, कंटीजियस मेमोरी ब्लॉक्स पे मुश्तमिल है। अब अगर आपकी मेमोरी कंटीजियस मेमोरी ब्लॉक पे मुश्तमिल हो और आपको ये पता हो कि जो स्टार्टिंग एड्रेस है आपके डाटा का वो 110 है और आपका डाटा 50 बाइट्स पे मुश्तमिल है, तो आपको पता खुद ब खुद चल जाएगा बेस एड्रेस 110 है। आपको बेस एड्रेस मालूम हो और डाटा की लेंथ मालूम हो। बेस एड्रेस क्या है? 110 और डाटा की लेंथ क्या है? 50। तो आप यू आर एबल टू डिटरमाइन डैट कि अब आपके पास 110 प्लस, अगर डाटा की लेंथ 80 है तो प्लस 80 190 बाइट्स तक आपका डाटा जाएगा। तो ये बेस एड्रेस है। फिर डाटा सेगमेंट, इसमें डिफ़ॉल्ट बेस लोकेशन फॉर मेमोरी वेरिएबल होता है। ये डाटा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के साथ मिलके काम करता है। एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर है, एक्स्ट्रा बेस लोकेशन फॉर मेमोरी वेरिएबल्स के लिए। और SS रजिस्टर है, इसमें बेस लोकेशन ऑफ करंट प्रोग्राम स्टैक। करंट प्रोग्राम का जो स्टैक है, कौन सी पोजीशन पे स्टैक इस वक्त है, ये हमारे पास स्टैक सेगमेंट में होती है। इंस्ट्रक्शन सेट क्या है, जिसकी आपने बेस वैल्यू को भी सेव रखना है और आपने देखना है। इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब है अ सेट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन दैट अ CPU कैन परफॉर्म इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। मुख्तलिफ CPUs के इंस्ट्रक्शन सेट मुख्तलिफ होते हैं। एक मॉडर्न CPU जो है वो 60 से 120 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है। ये इंस्ट्रक्शंस डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं, जिसमें डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए कहा जाए। डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस मींस वो इंस्ट्रक्शंस जिनमें एक कंप्यूटर कंपोनेंट से दूसरे कंप्यूटर कंपोनेंट तक एड्रेस डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए कहा जाए ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन है। CPU मुख्तलिफ़ तरह की इंस्ट्रक्शन डाटा के ट्रांसफ़र के लिए देते हैं और हमारे पास जो प्रोग्रामर है वो इन इंस्ट्रक्शन को डाटा को CPU में मूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अरिथमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हैं, इनका क्या काम है? ये मुख्तलिफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की या लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। लाइक अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन आपने लेसर देन, ग्रेटर देन, इज़ इक्वल टू, नॉट इक्वल टू वगैरह है। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस हैं,
कि आपने पेरिफेरल डिवाइसेस पे कोई डाटा राइट करना है या उससे कोई डाटा फैच करना है। कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस हैं, जिस तरीके के साथ हमारा डाटा ट्रांसफ़र होता है वैसे ही कंट्रोल भी ट्रांसफ़र होता है। कंट्रोल ट्रांसफ़र का क्या मतलब है कि हम सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब जिस तरतीब से इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हैं हम उसकी तरतीब बदल सकते हैं थ्रू कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टफ लगे शायद आपको ये वाला टॉपिक, इसलिए मैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आज आपको नहीं बता रही। हम अगले अगले दो लेक्चर्स में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे ताकि आप अच्छे तरीके के साथ इस काबिल हो जाएं कि इस चैप्टर को अंडरस्टैंड कर सकें और आपको कोई एम्बिगुइटी ना हो। व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसमें अगर आपको कुछ बात समझ नहीं आती तो यू पीपल में आस्क, इसमें कोई मसला नहीं है। हमने आज पढ़ा क्या है, हमने आज पढ़ा इनपुट आउटपुट यूनिट के बारे में है और CPU रजिस्टर के बारे में है। मुख्तलिफ CPU रजिस्टर्स जैसे प्रोग्राम काउंटर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, मेमरी एड्रेस, मेमरी बफर, स्टैक पॉइंटर, ये हमने पढ़े हैं। इसके अलावा हमने जनरल पर्पज़ रजिस्टर AX, BX, CX, DX ये वाले भी आप लोगों ने देखे हैं। और इन कंप्यूटर ऑपरेशंस एंड द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट लाइक डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस होती हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक, इनपुट आउटपुट, और ये सब हमने देखी हैं। कंट्रोल ट्रांसफ़र है जैसे जंप है, जंप इफ ज़ीरो वगैरह। कल हम इंशाल्लाह इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में पढ़ेंगे। मैं चेक भी कर लेती हूँ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आपके शामिल है या नहीं है, तो रेस्ट ऑफ द टॉपिक हम इंशाल्लाह अपने कल के लेक्चर में करेंगे। कोई आपको मसला हो, कोई कन्फ्यूजन हो, यू पीपल में आस्क इन व्हाट्सएप ग्रुप।